हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप ठीक होंगे। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और साथ में आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम भी आपका अच्छा चल रहा होगा। तो हम वही एग्ज़ाम का हूबहू प्रश्न बताने वाले हैं जो कि साइंस का प्रश्न है, जो आपके कल एग्ज़ाम में पक्का आने वाला है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, कल पक्का आने वाला है। एकदम यही प्रश्न रहेगा, सेम टू सेम। आप इस वीडियो को देख कर जाइए और गर्दा उड़ा कर आइए। एकदम सेम प्रश्न रहेगा, एकदम यही से यही प्रश्न रहेगा, हूबहू प्रश्न यही रहेगा। तो आप वीडियो को देख कर जाइए और 48 प्रश्न रहेगा, 48 में से 48 मार्क कराइए। एकदम हूबहू प्रश्न करके आइए, एकदम रंग कराइए, एकदम 48 में 48 प्रश्न, और बताइए कि यहाँ से प्रश्न लड़ा या नहीं। ठीक है, तो आप बताइए हमको। तो चलिए, हम सबसे पहले यह फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम है जो कि 2023-24 एग्जाम स्कूल में, आपके स्कूल में हो रहा है। तो साइंस का है, तो आप देख कर जाइए और हम गर्दा उड़ा कर आइए। ठीक है, और आगे आपको मोटिवेट करेंगे, शायरी भी सुना देंगे। तो पहले क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको शायरी भी सुना देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं कि आपको स्क्रीन पर साफ है यह क्वेश्चन देखें। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट वेलकम है, जो कि कल आपकी एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, तो मैं ही प्रश्न रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए यह प्रश्न बता रहे हैं जो 2023 के परीक्षा में जरूर आएगा, जो अभी आपको परीक्षा हो रहा है उसमें आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अगर आप यह क्वेश्चन देख कर जाते हैं तो आपको एकदम 48 में 48 प्रश्न आप बना कर आएगा। ठीक है, तो आप साथ में कमेंट में जवाब देते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप कमेंट में जवाब देते जाइएगा तथा आपको भी याद होते जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। क्या आपको याद होगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, दाढ़ी बनाने में, अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, आपको बताना है कि अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है कि समतल दर्पण, किनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, आप एक कमेंट में जवाब दीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, याद करते जाइए साथ में, क्योंकि कल आपको गर्दा उड़ा कर आना है। पढ़ाई तो ऐसे याद करके जाना है आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है कि शून्य होती है, 50 सेंटीमीटर की 100 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ये आपको बताना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान आकार का बने? ठीक है, ये आपको बताना है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा समान आकार का बने? ठीक है, तो आप बताइए वक्ता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, वक्ता केंद्र पर बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान आकार का बना जाए? तो वक्ता केंद्र पर रखेगा। तो ठीक है, वहां पर हम समान आकार का बनता है वक्ता केंद्र पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेंगे आगे, इसको भी जूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। बोल रहा है कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, माने काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आपको बताने कि अवतल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा एवं आवर्धित होता है कि उल्टा एवं आवर्धित होता है? सीधा हम इसमें आंसर बताते जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन कराएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। तो आप खाली सिर्फ आंसर याद करते जाइएगा। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं कैसा होता है? आवर्धित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आपको ऐसे याद करते जाना है, और नहीं तो आप छठा का ये ऐसे लिखते जाइए तो आपको याद होते जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है कि ज़्यादा होती है, ये आपको बताना है। कम होती है कि ज़्यादा होती है कि समान होती है, इनमें से क्या नहीं होता, ये आपको बताना है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, ये आपको बताती है, तो कम होती है। क्या होती है? कम। ये नहीं कि समान बता दीजिएगा। वायु होता है तो वायु हो गया, निर्वात हो गया, समझ ही रहे, निर्वात जहाँ की एकदम कुछ भी नहीं हो। आगे चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो ऐसे तो डायोप्टर होता है, तो इसमें डायोप्टर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें एक और होता है, तो मीटर इनवर्स होता है, मतलब m के पावर -1, तो इसको मीटर इनवर्स बोलते हैं। क्या आप समझिए, मीटर इनवर्स बोलते हैं।
आगे चलते हैं। कहा कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप बताना है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं कि उत्तल लेंस को कहते हैं कि उत्तल एवं अवतल दोनों को कहते हैं कि बाइफोकल को कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी किसको कहते हैं, अवतल को कहते हैं। क्या याद है आपको, अपसारी को कौन लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। अपसारी को कौन लेंस, अवतल लेंस। आगे चलते हैं। कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। जहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, जहाँ पर मार दीजिए साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। चलिए, कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है, ठीक है। आपको याद करते जाना है, सिर्फ आंसर याद करते जाइए, साइन आई बटा साइन आर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका नियंत्रित करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इस सिर्फ एग्जाम के लिए है तो हम ऐसे ही बताते जाते हैं। प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। बैंगनी का कि हरा का कि लाल का कि पीला का, प्रकाश के किन वर्ण का तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है, लाल का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, आपको याद रखना है। हम चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि तारे का टिमटिमाने का कारण है, तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है, ये आपको बताना है कि तारे का टिमटिमाता कौन सी कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ नजर आते हैं। आगे चलते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना कि वे अभिक्रिया अभिकारकों जिसके बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से। वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें लाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। उसमें उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रत्युपचायक कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्युपचायक कहते हैं। वह आगे चलते हैं, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर बढ़ा या घटा देता है वह क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर बढ़ा या घटा देता है वह उसे क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं कि अपचायक कहते हैं, ये आपको बताना है। क्या हम कहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सिरका, कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे देख लीजिएगा। हमारे शरीर का पीएच मान किस परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। हमारे शरीर पीएच मान के किस परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के पीएच के परास के बीच काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में कौन संश्लेषित सूचक है, निम्न में कौन संश्लेषित सूचक है, ये आपको बताना है, ठीक है। संश्लेषित सूचक कौन है, ये आपको बताना है। तो मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है। आगे चलते हैं, जो कि आपका मोस्ट वेलकम करते हैं इस चैनल में। तो आप सभी प्रश्न को ध्यान से देख कर जाइए और टिक लगा कर आइए, ठीक है। आगे चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथुनोई की कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये आपको बताना है चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल, तो मेथुनोइक अम्ल पाया जाता है, ये आपको बता के जाना है। ये न कि एथुनोइक अम्ल आपको मार के आना है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा की पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से 5.6 होता है, यानी कि कम मार दीजिएगा। 5.6 अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। निम्न में कौन भस्म नहीं है, ये आपको बताना है कि भस्म कौन नहीं है, ठीक है। तो बताइए आप कि इनमें कौन भस्म नहीं है, तो Na2CO3 क्या नहीं है, भस्म नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, इसमें बताना है कि कौन बुझा हुआ चूना है, तो आप CaCO3 हो नहीं सकता, CaOH का होल 12 हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है, बुझा हुआ चूना। मेथिल
मेथिल अम्ल का समान नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? ठीक है, मेथिल मेथिल अम्ल का समान नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको भी जूम कर लेते हैं। चलिए, 28 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा आपके एग्जाम में। कह रहा है कि अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया कर बनते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर बनते हैं, परवल क्षार बनते हैं। ये आपको बताना है कि क्या बनते हैं। जल्द से जल्द कमेंट में बताइए, जानते हैं तो, नहीं तो फिर तो हम बता ही रहे हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ये आपको तो याद होना चाहिए था। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? खाने वाला सोडा है कि बेकिंग सोडा है कि धोने वाला सोडा है? ये आपको बताइए कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ये आप बताइए। प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूना है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको इंग्लिश एक नाम से और जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा है लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करेगा तो क्षार करेगा, तो क्षार OH माइनस होता है। ठीक है, OH क्या होता है? माइनस होता है। आगे चलते हैं, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी मतलब क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। सिर्फ यहाँ पर हम आपको आंसर बताते जाते हैं। चलिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2H2 और ऊर्जा। CO2H2 और ऊर्जा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर CO2H2 और ऊर्जा देखिए वहाँ पर आप लोग टिक लगा दीजिए। क्या? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तीनों उधर खत्म कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको याद होना चाहिए था, आप लोग इसे याद करते जाइएगा। कहा कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो जाइलम में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जाइलम में पाई जाती है। आगे चलते हैं, आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 120 दिनों की आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके रंग छिद्र से घिरे होते हैं? ये आपको बता रहे हैं कि किसके रंध्र छिद्र से घिरे होते हैं? तो वात रंध्रों से घिरे होते हैं। कि मतलब निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो वात रंध्रों से घिरे होते हैं। क्या आपको याद होगा शायद? आगे चलते हैं, कह रहा है कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं, देख लीजिएगा। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, या आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। तो थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है, ये आपको बताना है। तो आयोडीन अनिवार्य है, क्योंकि ये नहीं आप खाइएगा तो थायरॉक्सिन नामक एक बीमारी होता है जिससे गले गले फूलने लगता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पित्तरस स्राव होता है। पित्तरस कहाँ स्राव होता है, ये आपको बताना है। पित्तरस का स्राव होता है, ये आपको बताना है। पित्तरस कहाँ से स्राव होता है? तो कहाँ से स्राव होता है? यकृत से, यकृत द्वारा पित्तरस का स्राव होता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ये कौन सा है यार, रहने दीजिए, चलिए छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या याद है आपको? मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, ये तो अभी देखे हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। आगे चलते हैं, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, छो- कृत्रिम विवरण किस अपशिष्ट को रुधिर से अपवहन द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन द्वारा अलग किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि मानव हृदय में औसत पर कुंचन दाब लगभग होता है 180 mmHg। तो कल आपका 1 से 12 बजे से 1 बजे के बीच वीडियो आपका अपलोड किया जाएगा, वो भी संस्कृत का, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखें और प्यार दीजिए अपना। तो चलिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर 80 प्रश्नों का 48 प्रश्नों का रिवीजन करा दिए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, आशा आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं यहीं पर।
तब तक इधर कुछ देख लेते हैं। ठीक है सर।